नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। नगर निकाय और पंचायत में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, यानी कहां पर ओबीसी सीट को आरक्षित किया गया है और कहां पर जनरल और कहां पर एसटी और कहां पर एससी, ये क्लियर हो गया है। देखिए, कुल 85 वार्ड है लगभग, आपको हम बता रहे हैं। भोपाल में 85 वार्ड की आरक्षण की तस्वीर क्लियर हो गई। अनारक्षित को 25 सीट, ओबीसी को 11 सीट, ओबीसी महिला को 12, अनारक्षित महिला को 23 सीट, एससी को 6, एससी महिला को 6 सीट, एसटी वर्ग के खाते में यहां पर 1 सीट आई है। अब देखिए, ग्राफिक्स बदलता जा रहा है। ये भोपाल नगर निगम का आरक्षण है जो आपको बता रहे हैं। एससी को 6 सीट, एससी महिला को 6 सीट, एसटी वर्ग के खाते में कुल 1 सीट आई है। ये नगर निगम इंदौर में आ जाइए। इंदौर नगर निगम का 85 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब इसमें क्या गुड़ागड़ी थे वो भी जरा समझ लीजिए। एससी को 13 सीट, एसटी को 3 सीट यहां पर दी गई है और इसके साथ ओबीसी के खाते में 18 सीटें आई हैं। आरक्षण के तहत 51 वार्ड सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकता है। 6 वार्ड एससी महिला को, 2 वार्ड एसटी महिला को दिया गया है, 9 वार्ड ओबीसी महिला और 24 वार्ड सामान्य महिला को दिया गया है। अब ग्वालियर आ जाइए धीरे धीरे। ग्वालियर में 66 वार्ड कुल है, यहां पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 20 वार्ड जो है वो 20 वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित। देखिए, ये लाइन आ गई, 20 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित है, 10 वार्ड ओबीसी महिला। ये 20 में से ही है, ध्यान दीजिएगा, 20 में से ही, कंफ्यूजन में नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। 34 वार्ड अनारक्षित, इसमें 17 महिला को, एससी को 11 सीट, 6 एससी महिला को, इसी 11 में से 6 महिला को। एसटी के लिए 1 सीट आरक्षित है, यहां पर चाहे पुरुष लड़े चाहे महिला लड़े, कोई भी लड़ सकता है। इस बार ओबीसी के खाते में 3 सीट बढ़ी है। कहां पर बढ़ी है? ग्वालियर में बढ़ी है। 3 सीट ग्वालियर में बढ़ी है। और अब बात जबलपुर की हो जाती है, यानी जबलपुर की कर लेते हैं। 79 वार्डों की आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यहां पर आपको एक बता दें कि ओबीसी वर्ग को 1 वार्ड का फायदा हुआ है। पहले कितना था? ओबीसी के लिए 20 आरक्षित सीटें थी, अब कितनी हो गई हैं? 21। तो क्या हुआ? 1 सीट का फायदा हुआ। 11 वार्ड एससी और 4 वार्ड एसटी के लिए आरक्षित है। 43 वार्ड अनारक्षित है, जिसमें 22 वार्ड महिला के लिए आरक्षित है। अगर आप पूरा देखेंगे तो 50% के ऊपर नहीं है, चूंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि 50% के ऊपर ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और चलिए, खबरों में आगे बढ़ने का वक्त हो चला है। आरक्षण के बाद रीवा से खबर है, यहां पर जमीन विवाद के चलते झगड़ा हो गया है। 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है। ये फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर मनगवा की है, मनगवा की बात करते हैं। जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्ष के लोगों ने एक दूसरे पर बीच सड़क पर लाठी और डंडे की बरसात कर दी है। किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाइश दी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। 2 तस्वीरें आ गई, 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। सब्जी वाले के साथ भी मारपीट हुई, जिसकी तस्वीरें आप IBC24 के जरिए साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और अब अपने दर्शकों को सीधे मुरैना लिए चलेंगे। मुरैना भी बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, वो भी जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए। एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। स्टेशन रोड की तस्वीरें हैं, जहां 2 युवक बंदूक से खुलेआम फायरिंग करते नजर आए, जबकि हर्ष फायरिंग भी मना है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। ये पूरी वारदात किसी ने अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी का कहना है कि दोषियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल, आबादी वाले इलाके में इस तरह की घटना का होना पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल तो खड़े करता है। बहुत स्वाभाविक है, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो पुलिस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि इन्हें जो बंदूक दी गई है, जो लाइसेंस दिया गया है, इनकी सुरक्षा के लिए दिया गया है। और ये कर क्या रहे हैं? लोगों को आतंकित करने का काम कर रहे हैं। पूर्व में भी काफ़ी जो है FIR हुई हैं, लेकिन जो यहाँ का टेम्परामेंट है कि हथियारों से खेलना, अवैध हथियारों से खेलना, और काफ़ी पकड़े भी जा रहे हैं, किंतु लोगों में ये अवेयरनेस है नहीं है कि हथियार जो है आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है, न कि उसको जो है हम प्रदर्शन करें, अपने एक्टिविटी से किसी को डराएं धमकाएं। तो कानून जोरों में उस पर कार्रवाई करेगी।
और अब अपने दर्शकों को सीहोर लिए चलेंगे, जहां पर जो अपहरण की झूठी प्लानिंग की गई थी, कहानी बनाई गई थी, पुलिस ने उसका पर्दाफाश कर दिया है। अपहरण कर लाखों की फिरौती मांगने की झूठी वारदात का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 15 साल का नाबालिग कोचिंग गया था। कुछ देर बाद उसी के मोबाइल से फोन आया कि वो अगवा कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ने के एवज में 5 लाख की फिरौती मांगी। परिजन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित करके अगवा किशोर की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस बीच परिजन ने पुलिस से अपहरणकर्ताओं को फिरौती देने की बात कही, क्योंकि उन्हें उसकी जान के खतरे का डर था। इसके बाद पिता ने बताई जगह पर 5 लाख की फिरौती रख दी। 2 घंटे के बाद अगवा किशोर मोबाइल और अपना गाड़ी के साथ घर पहुंच गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसकी बातें गुमराह करने वाली थी, जिससे जाहिर सी बात है पुलिस को शक हुआ और जल्द ही उसने सच्चाई कबूल कर ली कि हुआ क्या था। उसने एक्सेप्ट कर लिया। दरअसल किशोर को नशा करने, हुक्का बार जाने और महंगी चीजों का शौक था। इसीलिए इस किशोर ने, अब इसको शातिर दिमाग कहें किशोर के बजाय, इस शातिर दिमाग ने प्लानिंग रची कि ये हुक्का बार जा सके, ये नशा कर सके, लेकिन पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा 1 जून को भोपाल में कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा सम्मेलन करेंगे। फिर 2 जून को जबलपुर में यूथ कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होंगे। जगत प्रकाश नड्डा अपने दौरे में सरकार और संगठन के लोगों के साथ बैठक भी करेंगे। इस दौरान वो संगठन के लोगों को आगामी चुनावों को लेकर एक खास टिप्स देंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा विधायकों, मंत्रियों और सांसदों के साथ भी समीक्षा की है। इस दौरान वो जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे। इससे पहले आज जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली से देश के सभी प्रदेशों के अध्यक्षों, प्रभारियों, मंत्रियों और सांसदों, विधायकों की वर्चुअल बैठक ली। बैठक में बूथ से लेकर संगठन को कसने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। आपको ये बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष का दौरा तब हो रहा है जब राज्य में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति से लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, एक बड़ा सम्मेलन कार्यकर्ताओं का भोपाल के अंदर होगा। तो यूथ कनेक्ट के अभियान में एक बड़ा युवाओं का संवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जबलपुर के अंदर होगा। देश में लगातार मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ रहा है। ज्ञानवापी मामले के बीच अब मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि भोपाल के जामा मस्जिद का सर्वे किया जा सकता है। मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि इस तरह की मांग फिलहाल मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आएगी तो जरूर सर्वे भी कराया जाएगा। देखिए, ये देश लोकतांत्रिक पद्धति से चलता है। हर नागरिक को अपनी मांग रखने का अधिकार है। कोई इस प्रकार की मांग करता है तो उसका परीक्षण कराएंगे, जो सत्य उद्घाटित होगा उसको क्रियान्वित करेंगे। अभी मेरे पास नहीं आई है, आएगी तो विचार करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल मुरैना दौरे पर हैं, जहां मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने में सफल हुए हैं। आज राज्य में किसान सोसाइटियों को छोड़ बाजार में गेहूं बेचना पसंद कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार के कारण किसानों को व्यापारियों से अच्छे दाम मिल रहे हैं। सरकार की ऐसी नीतियां हैं जिसकी वजह से किसानों को समर्थन मूल्य से ज्यादा रेट बाजार में मिल रहा है। ऋण माफी को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ऋण माफ नहीं करेगी, बल्कि किसानों की आय में और वृद्धि करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान की आय दोगुना करने का जो संकल्प लिया, मैं गर्व से कहता हूं कृषि मंत्री होने के नाते कि हमने किसानों की आय दोगुना करने में सफल हुए। हम चाहते हैं किसान को 2015 मिनिमम मिले। अगर उसके ऊपर अगर मंडी में रेट मिल रहा है तो किसको तकलीफ होना चाहिए? खुश होना चाहिए। हम तो खुश है कि हमारे किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिल रहे हैं, और हमने ऐसी नीतियां बनाई जिससे किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिल रहे हैं। नर्मदापुरम और सीहोर में खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि धड़ल्ले से नर्मदा नदी में मार्ग बनाकर रेत निकाली जा रही है। इसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिवनी मालवा के डिमावर गांव में चांदगढ़ कुटी के पास नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन और परिवहन का नजर दिखा, जहां एक ओर तो नर्मदा के बीच से माफिया ने अस्थायी मार्ग बना रखा है, वहीं पोकलैंड मशीन और जेसीबी की मदद से रेत निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, गहराई में नाव लेकर जाकर नाव से रेत बाहर लाई जा रही है। जिले में रेत ठेका कंपनी और सरकार के बीच हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो दूसरी ओर रेत माफिया धड़ल्ले से अपने काम में जुटे हुए हैं।
बीएसएफ के शहीद जवान अकील खान की आज जिले में अंतिम यात्रा निकाली गई, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जवान की अमरनाथ यात्रा में ड्यूटी लगी थी, जहां एक हादसे में शहीद जवान को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। अकील खान के पार्थिव शरीर को आज सुबह 5 बजे दमोह लाया गया। जैसे ही पार्थिव शरीर दमोह के फुटेरा वार्ड पहुंचा, हजारों की संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें दमोह विधायक के साथ साथ सभी नेताओं के साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी शहीद जवान को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो वहीं शहीद के ये परिजनों ने शासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। परिजनों का कहना है कि शासन ने अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक मदद का ऐलान नहीं किया है। जानकारी हमें 23 तारीख को मिल गई थी 11 बजे, बात नहीं हो पा रही थी हमारी। फिर दोबारा फोन लगाया, वहाँ से फोन आया था कि आपके भाई की डेथ हो चुकी है करंट लगने से। वहाँ ड्यूटी पे थे, अचानक मतलब कुछ काम होगा तो इस वजह से करंट लग गया। क्लियर नहीं बताया, हमने आधा एक घंटा बाद बताया क्योंकि क्लियर जानकारी लेके कैसे से घटना हो गई, उसके बाद जानकारी दी हमने। हमारे पास शब्द नहीं कहने के लिए, अपने भाई के घर बैठकर भाई प्रमाण मिला सही। जाहिर तौर पर दमोह के लिए आज गर्व का विषय है कि आज हमारे दमोह के लाल ने देश की सेवा करते हुए अपनी जान निछावर कर दी है। हम चाहते हैं कि जो उनका परिवार है, उनके परिवार को नौकरी दी जाए, जो आर्थिक मदद हो उसकी तत्काल घोषणा हो, क्योंकि वो बच्चा हमारे दमोह का लाल नहीं, देश का लाल था और वो देश की सेवा करते हुए उसने अपने जान को निछावर किया है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ, समर तंबोली और अमृता के साथ।